है गाइज, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसके आज 24 अप्रैल को ही 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण फैसला अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ये बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच थी, संवैधानिक बेंच, ठीक है। और इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, यदि परीक्षा देने का अनुभव रहा होगा तो जानते हैं कि जब भी किसी सरकार की योजना या कोर्ट का कोई फैसला या कोई ऐतिहासिक समय जिसका 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष अथवा 100 वर्ष पूरे हुए हों, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। हमारे लिए मतलब यहाँ क्या हुआ, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसे ही केशवानंद भारती केस का 24 अप्रैल को 50 वर्ष पूरा हो गया। 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था और 24 अप्रैल को आज 50 वर्ष पूरे हो गए। आप सभी जानते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसी फैसला में बैठी थी। 13 जजों की बेंच थी, 7-6 के बहुमत से फैसला आया था। मतलब 7 लोग इसके पक्ष में थे, 6 लोग इस फैसला के जो आया उसके विपक्ष में थे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आपको देखिए ये टॉपिक जो है थोड़ा समझने वाली है, तो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। देखिए जो हम आपको बताएंगे इतना आराम से बताएंगे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के चैनल पे भी ये फैसला का 50 वर्ष पूरे होने पे वीडियो डाले गए हैं। आप उसको भी देखिएगा और मेरे इस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आधे घंटे 40 मिनट टाइम निकालना होगा आपको। और फिर हमें आप बताइएगा दोस्तों कि क्या उनके वीडियो देखने के बाद और मेरे वीडियो देखने के बाद कौन सा वीडियो में आपको इतना इजी वे में बताया गया जो आपके दिमागों में सदियों तक बैठ जाएगा। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं पूरा देखने के बाद भी कि आखिर डिसीजन हुआ क्या, इसका निष्कर्ष क्या हुआ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा, बस आप बने रहिए। चलिए देखिए, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया होगा तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अधिकतर फंडामेंटल राइट, आप जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के हनन पे सुप्रीम कोर्ट सीधे आप जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ ये मामला संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये सरकार के कानून, इसमें कई सारे पक्षकार शामिल हैं, ठीक है। सरकार के कानून हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, ठीक है। और जनता की मुद्दाएं हो गई। आखिर जनता के मुद्दा के लिए ही तो सरकार काम करती है ना। तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो लास्ट में इस फैसला में कुछ कंक्लूजन निकला है। इसके पहले भी कई फैसले हो चुके हैं। सारा चीज़ हम आपको बताएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए। यदि आपको नहीं समझ में आएगा, हमें कमेंट करके आप लिखिएगा कि हमें समझ नहीं आया और आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा। आप ये भी लिखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये लिखिएगा कि हमें बहुत अच्छा वीडियो लगा। यदि आपको नहीं लगा तो आप वो भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको हो ही नहीं सकता कि इस फैसला से रिलेटेड, केशवानंद भारती से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में बचा रहे, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो फैसला तक का आया था 1973 में, आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। 1973 का ये है, ठीक है। 24 अप्रैल को आया था, 24 अप्रैल को, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो ये वीडियो जो है फेस कैम में पढ़ाने लायक था, बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि इसमें आपको लिखा हुआ कम मिलेगा PDF में, या जो पेज है मेरा, इसे समझाना ज़्यादा है, ठीक है।
लिखना तो बस बुलेट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिखा हुआ बुलेट पॉइंट है, ज़्यादा आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि वही अनुच्छेद हैं, संविधान संशोधन है, कानून है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, अनुच्छेद ही लिखेंगे कि अनुच्छेद इतना से संबंधित ये विवाद है, बस। अब पूरा अनुच्छेद को यहाँ डिटेल तो करेंगे नहीं, उसे समझाएंगे ही, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें फेस कैम से ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, जिससे हम फेस कैम आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यदि सब चीज़ अच्छा रहा तो भविष्य में आपको फेस कैम भी हम पढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी हमारी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझेंगे, ठीक है। थोड़ा फेस कैम होता तो इसमें चलचित्र कम होगा, कुछ दिखेगा नहीं उतना बोर्ड पे ज़्यादा लिखा हुआ, तो आपको हो सकता है कि वो फेस कैम होता तो हमसे ज़्यादा आप इंटरेक्ट महसूस करते, लगाव महसूस करते, ठीक है। तो देखिए पहले क्या देखते हैं, फिर भी चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही शांति से धीरे धीरे आपको हड़बड़ाना नहीं है, इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। देखिए यदि आप यूपीएससी के मेंस दे रहे हो तो आप 99% कन्फर्म रहिए कि इस बार मेंस में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद आपको समझना है, ठीक है। इस फैसला से वो अनुच्छेद हम लिख दिए हैं, ठीक है। कुछ संशोधन समझना है, कौन कौन से संविधान में संशोधन हुए, ठीक है। और कुछ अनुसूची है, ठीक है। अब जानते हैं कि 12 अनुसूची है हमारे संविधान में, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववत फैसला है, यहाँ पे पूर्ववत होगा, ठीक है। पूर्ववत फैसला मतलब पहले के कुछ फैसला है सुप्रीम कोर्ट के, किससे पहले की, केशवानंद के पहले की, ठीक है। केशवानंद से पहले भी कुछ फैसला है इसी से रिलेटेड, वो आपको देखना है, ठीक है। वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट में हम आपको लिख देंगे, केशवानंद के पहले की फैसला भी कुछ है, ठीक है। ये सभी आधार बनते हैं अंततः केशवानंद भारती केस के लिए, ठीक है। देखिए पहले आपको हम बता दें, चलिए फिर वहीं चलते हैं प्रारंभ में। केशवानंद भारती ये हैं, ठीक है। क्या कलर चेंज कर ले, पेन के क्या कर लेते हैं, चूँकि रेड रेड ही है तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए इसमें से अच्छा कलर चूज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये हैं केशवानंद भारती साहब, ठीक है। ये क्या थे, केरल में एक मठ था, हिंदू मठ, ठीक है। तो वहीं पर ये पुजारी थे, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट और इन्हीं के बीच का फैसला है जिसे केशवानंद भारती फैसला कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के पुजारी थे और इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इतना बड़ा भारत के ऐतिहासिक फैसला के रूप में सुप्रीम कोर्ट का यही केशवानंद भारती फैसला फेमस है, कोई तो बात होगा। तो चलिए अब चलते हैं मुद्दे पर, ठीक है। तो केशवानंद भारती यही हैं, ठीक है। केरल में कौन सा मठ था, क्या था वो, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो अलग मैटर है जीके के लिए कि आप जानना चाहें तो, लेकिन फ़िलहाल इतना जानना आपको बेसिक ज़रूरी था, ठीक है। देखिए तो हम आपको बता रहे थे कि उससे पहले कुछ अनुच्छेद आपको देखना होगा, कुछ संशोधन देखना होगा, कुछ अनुसूची देखना होगा और सुप्रीम कोर्ट का कुछ पूर्ववत फैसला देखना होगा, ठीक है। तो वही हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आपको हम पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए इतना चीज़ें मेन है इसे, और इसमें छोटी मोटी कई अनुच्छेद शामिल हो सकती हैं, मुख्य मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पे मेन जो विवाद है मौलिक अधिकार, एक होता है, एक डीपीएसपी होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब मौलिक कर्तव्य। ये यहाँ पे मौलिक कर्तव्य टाइप हो गया दोस्तों, आप इसको सुधार लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य तो नागरिकों के लिए होता है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत होगा, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, आप इसको सुधार लीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा तो आपको सुधार के मिलेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है।
ये क्या होता है, डीपीएसपी, ठीक है, यहाँ सही है, डीपीएसपी सही है, ये हिंदी टाइपिंग गलत है, ठीक है, और ये अनुच्छेद भी सही है 36 से 51 तक, ठीक है, ये भी सही है, बस ये हिंदी टाइपिंग मौलिक करते हुए गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं डीपीएसपी अनुसूची 9 अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधन की जो बात है, जो प्रोसेस है संविधान में, आप जानते हैं हमारे संविधान में 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप बताइए, इतने संविधान में संशोधन हो चुके हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, कुछ जनता की अपेक्षाएं हैं, कुछ सरकार का भी अपना सोच होता है, विचारधारा होता है, तभी तो इतनी संशोधन हो रहे हैं, ठीक है। और जब विचारधाराएं, इतनी संशोधन, सभी चीज़ें चलती रहेंगी तो उसमें कुछ न कुछ मुद्दा भी आएंगे। इसी तरह से ये संशोधन हुए कि, और उसी संशोधन के कारण ये भी केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ पूर्वत फैसला, जैसे शंकरी प्रसाद मामला 1951 का है, सज्जन सिंह मामला 1965 का है, ठीक है, और आगे है गोलकनाथ मामला 1967 का, ठीक है। यही गोलकनाथ मामला को पलट दिया गया केशवानंद में, और फिर केशवानंद भारती फैसला मान्य हुआ, ठीक है। इसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, ठीक है। इसमें 11 जज के बेंच थे, ठीक है, और केशवानंद में कितने थे, 13 जजों की बेंच बैठी थी। देखिए, जब पूर्ववत किसी भी फैसला को यदि पलटना हो, आप जानते हैं उसके लिए उससे ज़्यादा बेंच का जज बैठाना पड़ेगा। तो भारत के अभी तक के इतिहास में 13 जजों की बेंच यही सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारती फैसला में बैठी थी, ठीक है। इतना आप समझ गए? कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, अनुसूची 9 और अनुच्छेद 368 और कुछ पूर्वत फैसला, ये आगे हम लगाए हैं, स्लाइड में है, आगे आपको स्लाइड में आगे मिल जाएगा। दिखा दें क्या थोड़ा सा? चलिए एक बार रिव्यू आप कर लीजिए। देखिए, ये संविधान के कौन कौन से संशोधन जुड़े हुए हैं और कब हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको है पहला, चौथा, 17वां, 24वां, 25वां, 26वां, 71वां, 29वां, 72वां। देखिए यहाँ पे आप ना थोड़ा सा हिस्ट्री से अपने दिमाग में कनेक्ट कीजिएगा कि 1971 का समय होगा, सॉरी 1951 का समय होगा। तो उस टाइम में कौन प्रधानमंत्री थे, क्या उस टाइम में हमारे यहाँ का राजनीतिक माहौल था, क्या जनता की अपेक्षाएं थी, और क्या सरकार में किस टाइप के विचारधारा के लोग शामिल थे। 55 में क्या थे, 64 में क्या परिस्थिति था हमारे यहाँ, 71 में क्या परिस्थिति था, क्या विचारधारा थी, किसकी सरकार थी, 72 में क्या था, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो संशोधन होता है संविधान में, वो आप सभी जानते हैं कि ये तो संसद करती है, लेकिन संसद के जो जिसकी सरकार होती है, जिस राजनीतिक पार्टी की, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, सभी पार्टियों की होती है, कुछ अपना अपना विचारधारा होता है, ठीक है। उसी विचारधारा के आधार पे संविधान में संशोधन करती है कोई सरकार, या कोई कानून बनाती है, ठीक है। कानून बनाती है या संविधान में संशोधन करती है, कैसे? सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, ठीक है। तो ये विचारधारा का टकराव होगा तभी तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया होगा, ठीक है। तो ये संविधान के इतने संशोधन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कहीं दूसरे जगह नहीं देखना है, स्लाइड में यहाँ लगाए हैं हम, आप इसको देख लीजिए एक बार। देखिए पहला संशोधन क्या था, जिसके अनुसार राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, ठीक है। तो कैसे? साथ ही संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए कानूनों की बचत का प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि संपत्ति का अधिकार आप सभी जानते हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था पहले, बाद में इसको कानूनी अधिकार बदल दिया। देखिए मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है कि मौलिक अधिकार कहाँ होगा,
तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, लेकिन जब उसी को कानूनी अधिकार दे दिया गया तो कानून बना के उस कानून के तहत आपको संपत्ति को छीना भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कानून बनाया जाएगा कि कैसे आपकी संपत्ति ली जाएगी, उसका एक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये संपत्ति से रिलेटेड कानून बनना था, जमीन संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड। ठीक है, देखिए एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चौथा संशोधन क्या था ये देखिए, 1955 में हुआ था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 31 का की परिधि का जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन होगा। ठीक है, इतना आप करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित आयोजन और देश के खनिज और तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से अनुच्छेद को संशोधित किया गया। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, देश का एक तरफ सरकार के ऊपर दो चीज़ें कर्तव्य हैं। एक तो नागरिकों के इच्छा जो भी है या उनकी चाह है उसकी पूर्ति करना है, और नागरिक पर भी दो तरह के नागरिक हैं, एक संपन्न नागरिक हैं, एक पिछड़ी हुई नागरिक है या कोई वर्ग है। ठीक है, दोनों वर्ग में उनको बैलेंस बनाना है। ठीक है, ये बैलेंस बनाएंगे कैसे? कानून बनाकर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा सेशन लंबा चलेगा, लेकिन आपको आज के बाद कहीं और भी केशवानंद भारती से रिलेटेड देखने की वीडियो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें खुद बताइएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही आराम से हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सरसरी निगाह से एक बार संशोधन देख लीजिए। चौथा में हमने क्या देखा? जमींदारी उन्मूलन की बात हो रही है, बस सीधा सीधी आप ये रखिए। देखिए हमारे यहाँ पहले जमींदारी प्रथा था ना, जमीन के मामले में किसी के पास बहुत ज़मीन था तो बहुत नागरिक भूमिहीन थे। ठीक है, तो इसमें यही किया गया कि एक लिमिट लगाया गया कि जमींदारी उन्मूलन को ख़त्म करके ये जमींदारी की ये रैयत प्रथा किया जाएगा। ठीक है, तो वो था जो 17वां संशोधन है। देखिए ये क्या था, 1964 में हुआ था। ठीक है, जाहिर सी बात है उस टाइम तक नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे होंगे। आप इस बात को हमेशा ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब राजनीतिक मुद्दा हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31 क में आगे संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निजी खेती के जमीन अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक संशोधन था। उन्नीस 1971 में 24वां संशोधन हुआ था। इसमें क्या था? गोलकनाथ मामला जो था उसके फैसले को इस संशोधन के द्वारा पलट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे गोलकनाथ मामला क्या है? ठीक है, देखिए गोलकनाथ मामला में क्या था। देखिए जो गोलकनाथ मामला है, ये समझने से पहले आपको संविधान का अनुच्छेद 13 समझना होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 13 समझना होगा और 368 समझना होगा, क्योंकि यही दोनों के विवाद को गोलकनाथ मामला में सुलझाया गया था। तो अनुच्छेद 13 क्या है? देखिए अनुच्छेद 13 में आप जानते हैं कि उसमें लिखा है कि कानून का अर्थ लिखा है। ठीक है, कानून क्या होगा उसका अर्थ लिखा है। ठीक है, तो उसमें यह है कि कानून में कोई भी कानून हो सकता है। ठीक है, चाहे वह संविधान में नया कानून बनाया गया हो, कोई एक्ट आया हो, या कोई रूल लागू हुआ हो, या सरकार कोई नोटिफिकेशन हो, सभी वो कानून में आएंगे। ठीक है, तो ये जो कानून अनुच्छेद 13 में है, तो इसमें ये कहीं खुलेआम जिक्र नहीं है। देखिए फ्रेश पेज लेते हैं, तो अनुच्छेद 13 में ये कहीं जिक्र नहीं है
कि जो 368 क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन होता है, ठीक है, संविधान को संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, ठीक है, संविधान संशोधन। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि संविधान का जो संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के तहत वो भी एक दूसरे पे लागू है या नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि कानून का अर्थ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि कानून का अर्थ यह है कि संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसको कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साधारण कानून उसको कानून नहीं मानेंगे संशोधन को, ठीक है। देखिए क्यों? क्योंकि जो साधारण कानून है वो आप जानते हैं कि संसद के आधे सदस्यों के द्वारा पास करके बनाए जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए आधा से अधिक से तो कानून बन जाते हैं। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ऐसा नहीं है, ठीक है। संविधान संशोधन का पेचीदा कानून है, ठीक है। और साधारण कानून में दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट, संयुक्त सभा भी का भी आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास कोई बिल नहीं हो पाया तो उसके लिए एक संयुक्त सभा भी बैठा के पास कराया जा सकता है। लेकिन संशोधन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड था गोलकनाथ मामला में फैसला, ठीक है। उसमें यही है कि जो कानून का अर्थ ये नहीं है कि संशोधन होगा, ठीक है। तो आपको जो संशोधन करने की शक्ति है अनुच्छेद 13 तो सरकार का पक्ष क्या था? देखिए इसमें सरकार का पक्ष था कि आर्टिकल 13 की पावर उतनी नहीं है जितना कि 368 को खारिज कर सके। अनुच्छेद 13 में लिखा है ना कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार से संबंधित उसमें बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें ये सरकार ने तर्क दिया गोलकनाथ में कि अनुच्छेद 13 की उतनी पावर नहीं है कि 368 को खारिज कर सके, ठीक है। लेकिन ऐसा फैसला आया नहीं, ठीक है। अब क्या है कि देखिए थोड़ा आराम आराम से, हमें पता है कि जब आर्टिकल की बात होती है, फैसले की बात होती है, संशोधन की बात होती है तो इतना शब्द सुनते सुनते बच्चों का दिमाग थोड़ा सा घूमने लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं, आप यदि ऐसा हो रहा हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, चाय पानी आराम से पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि जो ये मामला था गोलकनाथ का मामला, ये अनुच्छेद 13 और 368 का विवाद था। 368 क्या है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। जो चाहे तो खुद संविधान को भी कहता था कि हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पावर है संसद की। ये संसद यानी सरकार का पक्ष था, ठीक है। लेकिन बोला सरकार ने कि 368 जो है 13 पे भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 313 के तहत आप कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते यदि 368 के तहत सरकार ने कोई संशोधन किया हो, ठीक है। ऐसा सरकार का मानना था। लेकिन गोलकनाथ में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 368 13 से क्या है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये था गोलकनाथ का मामला, ठीक है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, आपको एक आप सिंपल सा फार्मूला समझ लीजिए। पॉलिटिक नहीं, पॉलिटिकल बातें जो है राजनीति की बात है। देखिए जब यदि सरकार कमज़ोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाएगा। ये बातें आप समझिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे ऐसा ही हो रहा है इसमें आगे पूरा।
शंकरी प्रसाद मामला से लेकर केशवानंद मामला तक 1951 से 1973 तक सभी में आप यही देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट कब मजबूत होती है, जब सरकार कमज़ोर होती है। ठीक है, तो ये कैसे कमज़ोर हो सकता है? देखिए, या तो बहुमत से सरकार नहीं हो, ठीक है, या तो केंद्र में सरकार हो और राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो, ठीक है, तो वो कमज़ोर हो गया। क्यों? संविधान में संशोधन करने के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी संविधान संशोधन किए जाते हैं जो राज्यों से रिलेटेड हैं। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो तो वो छोटी मोटी है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट की पावर को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, सुप्रीम कोर्ट के ही पावर को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो उसके लिए राज्यों की भी संशोधन में सहमति अनिवार्य हो जाती है। और जब राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होगी, तब चाह कर भी केंद्र की सरकार ये काम नहीं कर सकती। तो वहाँ पे क्या हुआ? सरकार कमज़ोर हुई। जब सरकार कमज़ोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट हावी रहेगा, ठीक है। देखिए, ये इसी मामले में नहीं होता है, ये किसी भी मामले में होता है। देखिए, यदि कहीं गठबंधन की सरकार हो, कई राज्यों में या केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो भी कमज़ोर सरकार है। तो यदि राज्यों में गठबंधन की सरकार होती है तो वहाँ राज्यपाल हावी हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, गठबंधन की सरकार में कौन हावी रहता है? राज्यपाल, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार में राज्यपाल हावी रहते हैं। वैसे ही यदि सरकार कमज़ोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट हावी होगा। ये बातें आपको प्रूफ मिलेंगी आगे चल के, प्रमाणित हम करेंगे ये बातें जो बता रहे हैं आपको। चलिए, और इसी फैसला में, ठीक है, कि ऐसा होता है। और पूरा ये इतिहास ही इस फैसले का आपको इसी बेस पे मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी अभी कहीं से आ रहे हैं, रात को दरवाज़ा पीट रहे हैं, शायद आपको आवाज़ मिला होगा, अवॉइड कीजिएगा उसको। तो आप यहाँ तक समझ गए कि क्या पॉलिटी होता है, क्या सिस्टम होता है कोर्ट का, सरकार का या संसद का। जब सरकार कमज़ोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट हावी रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 25वां संशोधन क्या था, 71वां संशोधन क्या था। 71वां संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। उसी सब को ध्यान में रखते हुए, क्या प्रीवी पर सब जानते हैं, पहले के जो देश आज़ादी से पहले के राजा महाराजा थे उनको अभी भी पेंशन के रूप में पैसा दिया जा रहा था, उसी को ख़त्म किया गया था, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब उनके अधिकार को ख़त्म किया जाएगा तो वो विपक्ष में रहेंगे। देखिए, इस मामले को ना जितने भी यूट्यूब पे कितने भी चैनल हैं सब अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो बिल्कुल ही हो सकता है अलग लगेगा, लेकिन आपको मूल बातें समझना यही है, ठीक है। बाकी तो उसमें बहुत सारी बातें लोग बताएंगे, ठीक है। आपको समझना है मैटर को कि मामला कैसे कैसे शुरुआत हुआ, लास्ट में कैसे कहाँ जाकर रुका, और यदि रुका तो क्या वो अभी अंतिम सत्य है, उसकी ये समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते, लेकिन आप समीक्षा कर सकते हैं कि आज भी केशवानंद भारती का, मैं कह दे, इसमें मेंस में आप कहीं भी टेस्ट वगैरह देते होंगे तो मेंस में ये नमूना में क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि केशवानंद भारती के जो फैसला है क्या वह पूर्ण रूप से लोगों के पक्ष में अभी भी पूर्णतः लागू है, समीक्षा करें। अब बताइए, देखिए, उसकी एक आरोप यही लगती है कि आज भी केशवानंद भारती फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष के लिए करती है सिर्फ, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए, उसमें क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था। देखिए, ये चीज़ आप अब थोड़ा सा देख लीजिए, अब बात आ गई तो देख लीजिए। केशवानंद भारती का मूलतः फैसला क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर? मतलब संविधान का मूलभूत ढांचा, उसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। यही मूलभूत ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि
मूलभूत ढांचे की जो बात है वही थी, ठीक है। तो हम कहाँ थे? देखिए, संविधान में इतने सारे संशोधन हो रहे हैं, तो इसका ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि सरकार संशोधन करते करते किसी के मौलिक अधिकार को ही हनन कर दे, ठीक है। और मामला यहीं से कोर्ट में गया भी है। केशवानंद भारती साहब जो थे, तो उनका क्या हुआ था कि कानून जो केरला में बना था, भूमि अधिग्रहण कानून था, और इसी तरह के कानून बना के जो उनके मठ जो था, मैनेजमेंट की जो शक्ति थी, वो उनसे छीन लिया गया। इसी आधार पर वो मौलिक अधिकार का हनन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है। एक नज़र में आप इसको पहले पॉज करके हम आपको दिखा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के इसमें और अन्य क्या क्या हो सकता है, अन्य कारण क्या है, और इसमें ये अन्य क्या और चीज़ें शामिल है इस फैसला के पीछे। पहला तो सुप्रीम कोर्ट खुद है, और दूसरी सरकार या संसद उसको कहिए। ये दो तो मेन चीज़ें हो गई। जनता की बातें और कानून का पेचीदापन। देखिए, जनता की बातें का मतलब यहाँ होगा कि सरकार जो भी संशोधन कर रही थी, किसी न किसी जनता के भलाई के लिए ही कर रही थी, ठीक है। तो जनता की बातें भी उनको देखनी थी। कानून का पेचीदापन क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए कि यदि जमीन अधिग्रहण की बात है, बहुत जनता गरीब है। अब नेहरू जी क्या थे? समतावादी विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे। जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि समाज में धन का समान बंटवारा हो, कोई गरीब अमीर न रहे, ठीक है। कुछ पूंजीवादी विचारधारा के, उदारवादी बोलते हैं जिसको, रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उदारवादी विचारधारा वाले ये मानते हैं कि देखिए, उसमें भी दो तरह की होती है। एक तो कि शुरू से आपका जमींदारी ज़मीन है, वो तो सही नहीं है। लेकिन एक उदारवादी में ये मानते हैं किसी ने मेहनत से यदि कमाया है पैसा, बहुत ज़्यादा धनवान बना है, तो ऐसे व्यक्ति को, राज्यों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये उदारवादी विचारधारा में होता है, ठीक है। लेकिन समाजवादी विचारधारा क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि उसे आप नहीं समझेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि मामला कहाँ से कैसे क्यों गया। तो यही जनता की बात थी और कानून की पेचीदापन यही था, ठीक है। नेहरू जी समाजवादी थे, वो चाहते थे कि धन का पब्लिक में समान बंटवारा हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कानून बना। कानून क्या बन सकता है उस टाइम में? तो ज़मीन का मेन मुद्दा था। बहुत सारे भूमिहीन थे, बहुत के सारे जो थे वो ज़मीन उनके पास था। ज़मींदारी प्रथा थी पहले, आप देश आज़ादी से पहले आप जानते थे। तो यही जनता की कुछ ऐसी मुद्दा थी। और भाई देखिए, देश आज़ाद भी तो इसीलिए हुआ था ना। देश आज़ादी में जनता, सारी जनता साथ दिया था। अगर उनकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूर्ति नहीं होंगी तो उन्होंने देश आज़ादी में भाग लिया था, तो फिर क्या मतलब रहा अपनी स्वामित्व की सरकार होने की, ठीक है। लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, आप खुद बताइए। तो उनकी जनता की बातों को पूरा करने के लिए कुछ कानून बनाना पड़ा, ठीक है। कानून का पेचीदापन था जो विकास में बाधा आ रहा था, ठीक है। विचारधारा वही समतावादी, उदारवादी, गांधीवादी, अन्य भी और कारण थे, ठीक है। चलिए, आपने देख लिया। देखिए, अब फिर हम चलते हैं शुरुआत। फिर वहीं पहला पेज पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चाय पानी पीते रहिएगा, सेशन थोड़ा लंबा है, धैर्य बनाए रखिए। लेकिन आपको आज के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, फिर हम वहीं पहला पेज पे बिल्कुल चलते हैं, वहीं आ गए, ठीक है। केशवानंद भारती पे आ गए। देखिए, शुरुआत देखिए हुआ था थोड़ा सा, हमारे पड़ोसी कूलर चला रहे हैं, खिड़की उनका बगल में ही पड़ता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उसका नॉइज जा रहा हो। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, गर्मी है, कूलर भी चलाना ज़रूरी है। दोस्तों, हम तो वीडियो बना रहे हैं पंखे बंद करके, ताकि आपको नॉइज ना मिले पंखे का, ठीक है। गर्मी में आपके लिए इतना वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम जर्नी तक हम आपका साथ निभाएंगे। आप बस चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। आपका भी सपोर्ट चाहिए भाई, हमें भी तो पता चले कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। कैसे पता चलेगा? आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा,
तो हमें पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए इतनी बातें सुनने के बाद हमें पता है कि शायद आपके दिमाग का दही हो गया होगा। कौन कौन सी मामला, कौन सा अनुच्छेद, सरकार की पेचीदा क्या क्या बातें कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगेगा पहली बार में। आप इसको पीडीएफ में फिर दोबारा पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद मामला पहला था। ठीक है, पहला क्या था? शंकरी प्रसाद मामला। चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ तो अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद में हम कभी नहीं, देखिए शंकरी प्रसाद जो मामला था तो ये 1951 का पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, अब ये क्या था इसमें, देखिए 1951 में जो अमेंडमेंट किए थे, 1951 का पहला संविधान में संशोधन किए थे नेहरू जी ने। उस टाइम में नेहरू जी की सरकार थी, उसको अवैध कहा। ठीक है, शंकरी के प्रसाद जी के जो थे वकील थे, उन्होंने इसको अवैध बताया इस संशोधन को कि यह गलत है। किस आधार पर बताया होगा बताइए, कोई आधार होगा ना। देखिए उसमें संशोधन क्या था, सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई थी। ठीक है, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था थी। ठीक है, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं सूची में डाल दिया गया। देखिए इसमें मेन जो मुद्दा था यही था, अब पकड़िए बातों को। भूमि सुधार की उसमें बात थी। ठीक है, भूमि सुधार में एक आता है जमींदारी प्रथा को भी खत्म करना। ठीक है, भूमि सुधार से बहुत बड़ी चीज़ है, खाली जमींदारी प्रथा खत्म कर देने से भूमि सुधार अधिनियम नहीं लागू हो जाएगा। ठीक है, उसमें भाई अब मान लीजिए जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, सब गरीबों को जमीन मिला कि नहीं मिला ये कैसे सुनिश्चित होगा? तो भूमि सुधार एक बहुत बड़ी चीज़ है। भूमि सुधार में तो ये भी आता है कि भाई लैंड रिकॉर्ड को सही करवाइए। ठीक है, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। तो इसको पहला संविधान संशोधन के तहत नेहरू जी ने क्या किया कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया। देखिए आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में जाने से क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। जब 9वीं अनुसूची में कोई टॉपिक शामिल हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जब न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी तो चाहे वो मौलिक अधिकार का ही हनन क्यों ना हो, लेकिन 9वीं अनुसूची में रहेगा तो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। इसके लिए इसको नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया भूमि सुधार को। ठीक है, तो फिर क्या है, इसीलिए ये पहला मामला आया शंकरी प्रसाद का मामला। ठीक है, तो वकील जो थे शंकरी प्रसाद मामले में, शंकरी प्रसाद की तरफ से उन्होंने कहा कि ये अवैध है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 13 है, बार बार आपको हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 और 368 का विवाद ही पूरे फैसला में आपको दिखेगा। ठीक है, बस पूरे फैसले का सार आप यही समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं। आर्टिकल 13 को वर्सेस आप आर्टिकल 13 वर्सेस 368 कर दीजिए। आपको केंद्र में इसी चीज़ को रखना है। ठीक है, केंद्र में क्या रखना है, आर्टिकल 13 वर्सेस 368, यहीं पे विवाद है। मतलब मूल अधिकार और संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है उसी पे बस विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, 13(2) में है, आर्टिकल 13(1), 13(2) और फिर बाद में 13(3) भी जुड़ा है। तो 13(2) में क्या लिखा है, देखिए 13(2) में लिखा है, आप देखिए इसको गूगल करके आप देखिएगा, या फिर आपको एम लक्ष्मीकांत संविधान का जो राज्य व्यवस्था की बुक है, एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, तो वो आपके पास होगा। तो उसमें आप जितना ये दिए हैं ये संशोधन सभी मिल जाएंगे। संशोधन आप देखिएगा क्या है, आराम से वीडियो को
देखते समय आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज व्यवस्था पॉलिटी की बुक आती है, वो होगा ही आपके पास, वो अपने पास रखिएगा, उससे आप रेफरेंस लेते चलिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जो आपको जैसे 1951 का संशोधन नहीं पता है वहीं वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। इसके बाद में आप पहले 1951 का संशोधन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जब हम चौथे संशोधन की बात करेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो उसको पढ़ लीजिए। हमने कहा आपको 13 आर्टिकल 368 आर्टिकल, यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा पहले उसको देख लीजिए, बस 5-5 मिनट 2-2 मिनट टाइम लगेंगे। इसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए मामला तो यही सब बातों को समझाना है। यदि आप इन सब बातों को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे हम समझा पाएंगे? चीज़ों तो समझनी होगी आपको ना कि क्या था वो संशोधन, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस का जो मामला था, तो उसमें शंकरी प्रसाद के वकील साहब ने कहा कि ये 13 के खिलाफ है। 368 के तहत जो संविधान में पहला संशोधन किया गया है, ये शक्ति है जो संसद को, ये आर्टिकल 13(2) के क्या है, खिलाफ है, अवैध है। तो उसमें क्या कहता है 13(2) कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकार को हनन करे तो उस सीमा तक, कहाँ तक, उस सीमा तक अमान्य होगा। किस सीमा तक? जहाँ तक कि मौलिक अधिकार का हनन होता हो, ठीक है, वहाँ तक वो अमान्य माना जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार का, ठीक है। तो उन्होंने यही बात कही कि ये जो है जमीन जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, आप पहले जानते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 में भी इसका जिक्र है और 31 में भी था, ठीक है। ये 2 आर्टिकल के तहत हमको आपको पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। तो उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार का हनन है, तो यह आर्टिकल 13 के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने क्या तर्क दिया यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल 13(2) उतना मजबूत नहीं है कि आर्टिकल 368 को ख़त्म कर सके। मतलब सरकार का कहना यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन करने की या कानून बनाने की हमें जो पावर मिली है संसद को, वो 368 से बहुत ही ज़्यादा, ये आर्टिकल 13(2) से ऊपर है। तो जब इसके तहत कोई कानून बनेगा तो इस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद के जो वकील थे उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 13 में जो कानून शब्द लिखा है, लेकिन ये संविधान संशोधन की बात है। संविधान संशोधन जो है वो बाकी कानून से अलग है। उस कानून को वहाँ जिक्र नहीं किया गया है कि वो कानून कैसा होगा, ठीक है। कानून कुछ भी हो सकता है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, लेकिन उसमें संविधान संशोधन जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन होगा वो सामान्य कानून से अलग है, ठीक है। इसलिए 368 भी 13(2) के इस आधार पे अंदर ही है। मतलब कि यदि आप मूल अधिकार का हनन करेंगे तो ये 368 के द्वारा बनाया गया कानून भी अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हालांकि आपको पहले मैंने बताया है, ठीक है, कि जब सरकार मजबूत होती है तो कोर्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। इस बीच 1953 का भी एक बेला बनर्जी वेस्ट बंगाल का मामला है, तो ये भी सरकार के सहारे गई थी। तो नेहरू ने चौथा संशोधन उसके लिए किया गया, देखिए। तो उसके लिए नेहरू जी चौथा संशोधन कर दिए। देखिए सरकार यहाँ मजबूत है, संशोधन पे संशोधन होते जा रहा है, अभी मौलिक अधिकार के खिलाफ, ठीक है। वही बातें लागू हो रही है ना जो हम कह रहे थे कि जब भी कोई सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट पे हावी हो जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने चौथा संशोधन किया
तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसमें देखिए वेस्ट बंगाल का बेला बनर्जी एक मामला था, तो उसमें सरकार केस हार गई थी, ठीक है। तो केस हार गई, तो केस को हारी जो उन्होंने, उसके लिए उन्होंने संशोधन कर दिया, ठीक है। तो और उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया, संशोधन करके उसको भी क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब इससे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है मामला, इसीलिए संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच का ये मामला माना जाता है कि है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया। फिर 1964 में 17वां, यहाँ देख रहे हैं 1964 में 17वां संशोधन हुआ, ठीक है। ये नेहरू जी को इस टाइम में अभी मृत्यु नहीं हुई थी, ये संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या था, 17वां संशोधन में राजस्थान और पंजाब के लैंड रिफॉर्म की बात थी, राजस्थान और पंजाब के लैंड रिफॉर्म की बात थी, राजस्थान और पंजाब की, ठीक है। ये दो राज्यों की लैंड रिफॉर्म की बात थी, उससे भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, नवीन सूची में। देखिए सारी चीज़ों को नवीन सूची में डाला जा रहा है, इससे यही अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आप ना भाई, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करने की शीर्ष है, हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसकी, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन आप हर फंडामेंटल वाली बातों को 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हैं और फिर वो न्यायिक समीक्षा से उसे परे कर दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कमज़ोर हो रही है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ऐसा ही होता है, जब सरकार मजबूत होती है तो कोर्ट कमज़ोर हो जाती है, हर मामले में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ भी इसके बाद में, ठीक है, 9th शेड्यूल में उसको भी डाल दिया 1964 में 17वां संशोधन करके, पंजाब और राजस्थान के लैंड रिफॉर्म को, ठीक है। और इसी के खिलाफ सज्जन सिंह केस आया था, किसके खिलाफ, इसके खिलाफ, ठीक है। सज्जन सिंह केस एक था, उसको भी आप देख लीजिएगा, आप गूगल कीजिए मिल जाएगा ये सब, सज्जन सिंह केस, ठीक है। तो सज्जन सिंह केस राजस्थान में आया था, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ मामला भी इसी, क्या हो गया, टच पेन अच्छा से चल भी नहीं रहा है, मेरा हैंड राइटिंग भी नहीं बनता है, ठीक है। फिर भी आप बातों को समझ जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो 1967 में गोलकनाथ मामला भी इसी के खिलाफ था कि भाई 9th शेड्यूल में आप जो सभी चीज़ों को डालते जा रहे हैं, वो भी मौलिक अधिकार, और उसको आप न्यायिक समीक्षा से परे कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कैपेसिटी से वो बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इसी के खिलाफ आया था गोलकनाथ मामला, ठीक है। पॉइंट वही था, क्या, आर्टिकल 13 बरसेट 368, आप इसको तो केंद्र में मान लीजिए, पूरी मुद्दा को समझने के लिए इसको आप केंद्र में मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ गोलकनाथ मामला में, तो क्या हुआ था, 11 जज की बेंच बैठी थी, फैसला आया था 6:5 से, 6 पक्ष में 5 विपक्ष में। देखिए कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी आ रहा है तो इतने पेचीदा ये मुद्दा है कि आप देख रहे हैं 6 जज उसके पक्ष में है, 5 जज विपक्ष में है, जज सभी काबिल हैं, सभी अच्छे हैं, फिर भी 6 लोगों का मत अलग है, 5 लोगों का मत अलग है। ये पॉइंट ही इतनी पेचीदा है ना। ये कानून में संशोधन सरकार जो कर रही है, भाई जनता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको कानून में संशोधन करना पड़ रहा है, तो कर रही है। इसी आधार पे ये कानून, ये जो है केस पेचीदा होते चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि संसद की और सुप्रीम कोर्ट की कोई यहाँ पर्सनल ताकत कमजोर करके लड़ाई की बात है, ठीक है। हाँ, अभी जो कॉलेजियम व्यवस्था आया, जिसके इसी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे, जो केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर उसमें फैसला आया था, उसी आधार पे कॉलेजियम प्रणाली, आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ कुछ न्यायिक कानून के चेंज किया जा रहा था संविधान में संशोधन करके, उसमें ये था, वो कौन सा संविधान संशोधन था बताइएगा गूगल करके, ठीक है। उसमें यही था कि जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें सरकार भी शामिल होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्या कहा कि देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
तीन चीज़ में शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करेंगे, तो ये शक्तियों का विभाजन के खिलाफ होगा। और ये जब ऐसा होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती में फैसला आया था, मूलभूत ढांचा, आप उसको बदल रहे हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा, वो भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने पक्ष में हमेशा इस चीज़ को यूज करती है, जनता के भलाई के लिए बहुत इसका यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग आलोचना तो हर चीज़ की थोड़ा बहुत होती है ना। अब देख रहे हैं कि इतना पेचीदा केस है कि 6-1 से फैसला आ रहा है, केशवानंद में 13 जजों की बेंच है तो 7-6 से फैसला आ रहा है। ऐसा क्यों? आखिर इन्हीं लोग जज सभी काबिल हैं, फिर भी 2 भागों में बटे हैं ना। पेचीदा मामला ही है थोड़ा, आपको भी अब लग रहा होगा कि पेचीदा है। इतना समझते समझते कितना बड़ा पानी पिए बताइए। चलिए एक बार हम भी पी लेते हैं थोड़ा पानी, बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो हम गोरखनाथ मामला देख रहे थे, ठीक है। इसमें वही बातें हैं, आर्टिकल 13 और 368 के विवाद को बातें, ठीक है। चलिए, उस टाइम में के सुब्बाराव चीफ जस्टिस थे इस टाइम में, ठीक है। के सुब्बाराव, थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिए, ऐसे इसमें इसका बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। के सुब्बाराव चीफ जस्टिस थे भारत के उस टाइम में, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली थोड़ा बात हो सकती है यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ ही फैसला दिया, मतलब उन्होंने माना कि आपका पहला जो संशोधन है वो गलत है, ठीक है, लेकिन यह पूर्व से लागू नहीं होगा। देखिए कुछ होता है ना कि जब फैसला सरकार देती है तो शुरू से ये फैसला उसके पूर्व से लागू करती है, लेकिन कहा कि जो पहले आप कर चुके हैं वो सभी मान्य होगा, ठीक है। और पूर्व में आपने जो भी अमेंडमेंट किया है, जो भी संविधान में संशोधन किया है, वो सभी मान्य रहेंगे, लेकिन आज के बाद इस तरह के कानून अमान्य हो जाएंगे यदि आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो इसलिए जो भूमि अधिग्रहण कानून वगैरह जो पंजाब राजस्थान सब में बना और 9th शेड्यूल में डाला गया, वो सभी वैलिड रह गए, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि 1967 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके लिए 10 पॉइंट बनाए, उस पर योजना लाई, जैसे कि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1969 में, ठीक है, जाहिर सी बात है। और इंश्योरेंस कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्बन लैंड सीलिंग की भी बात होने लगी। देखिए जो लैंड सीलिंग है, मतलब कि एक इसके तहत सीलिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक लिमिट कानून बना दिया जाएगा कि इतना एकड़ या इतना कट्ठा ज़मीन होगा, और उससे ज़्यादा जो भी ज़मीन होगा वो जनता में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सीलिंग होता है लैंड का, ठीक है, ताकि सभी लोगों को, भूमिहीन लोगों को भी कुछ भूमि प्राप्त हो सके। तो अर्बन लैंड सीलिंग की भी बात होने लगी। पहले तो गांव में लागू था, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी ने एक काम और किया कि प्रीवी फर्स, आप सुनोगे, राजाओं महाराजाओं को पहले क्या मिलता था कि पेंशन मिलता था, उसको भी ख़त्म करने की बात उन्होंने की, ठीक है। तो जब इस तरह से करेंगे तो कुछ जनता की कुछ ऐसी ही, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार कमज़ोर होगी। देखिए फिर वही बात आई, हमने आपको बताया था सरकार कमज़ोर होगी, सुप्रीम कोर्ट हावी होगा। सुप्रीम कोर्ट तभी हावी होगा जब सरकार कमज़ोर होगी, और ये आप फैसला में खुद देखेंगे, ऐसा होता है, हर चीज़ में होता है। हमने बताया ना कि राज्य सरकार कमज़ोर होती है तो राज्यपाल हावी हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे क्या है, अब सरकार कमज़ोर हो रही है, कैसे, ये राजा महाराजा इनके खिलाफ हो रहे हैं। कांग्रेस में भी 2 धड़ हो गए थे, आपको पता है, ठीक है। इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। इनके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। वो मुक्त बाजार के समर्थक थे, मतलब उदारवादी व्यक्ति थे, वो समाजवादी विचारधारा के नहीं थे, ठीक है। जो ये इंदिरा गांधी थी, इनके वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई साहब, वो मुक्त बाजार के समर्थक थे।
गांधी ने वित्त मंत्री के विश्वास में लिए बिना ही, जो ये जो इंदिरा गांधी हुई प्रधानमंत्री, तो अपने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी को बिना विश्वास में लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी। तो अब जाहिर सी बात है, यदि अपने ही आदमी को आप विश्वास में नहीं लेंगे और कोई काम को कर लेंगे तो फिर क्या हुआ, उसे लगेगा तानाशाही हो गया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो कांग्रेस अब दो धड़ों में बट गई, 1-2। कांग्रेस अब क्या धड़ में, दो धड़ में बटना शुरू हो गई। देखिए अब यहाँ पे सरकार कमजोर होना शुरू हो गई है। जब शुरू होगी, कहाँ की बात हो रही है अभी, सब 1971 ये सब की बात हो रही है, 69, 71, 70 यही सब की बात हो रही है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, युद्ध भी हुआ था 1971 में पाकिस्तान से हमारा। ठीक है, अब सरकार पे दबाव, सरकार भी, कांग्रेस भी दो भागों में बंटना, ये सब सरकार के कमजोर होने की निशानी शुरू हो गई है। आप बातों पे ध्यान दीजिए हम जो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं इतनी बातों को, वीडियो को लंबा करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक ना, ऐसा हो सकता है आपको लगे वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, हम भी बोलते बोलते थक जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन आपके लिए फिर वीडियो को हम बना कर ही रुकेंगे, भले उसके लिए हमको 5 बार पानी पीना पड़े। चाय तो हम पीते नहीं दोस्तों, यदि आप लोग पीते हैं तो बीच बीच में चाय पी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए सांस ले थोड़ा गहरी, क्या बताएं, सरकार यहाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई है 1970 के आसपास में। ठीक है, कांग्रेस दो धड़े में बट गई, क्यों, क्योंकि मोरारजी देसाई साहब इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, वो गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी को समझते थे वो। ठीक है, उन्होंने जब इंदिरा गांधी को बनाया था प्रधानमंत्री, तो वो सोचते थे ये अभी छोटी बच्ची है, ये प्रधानमंत्री नाम के रहेंगी, जैसे हम चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इंदिरा गांधी अपना दिमाग लगाकर डिसीजन लेना शुरू कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण, अर्बन लैंड सीलिंग, प्रीवी पर्स को खत्म करना राजाओं के लिए। उसी बीच में पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस दो धड़े में बटी। तो दो धड़े में जब बटी तो एक हुआ आईएनसी, लोग बोलते हैं आईएनसी, उसको आर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी की जो थी आर वाली हो गई। ठीक है, और आईएनसी एक ओ था। ठीक है, ओल्ड पुरानी वाली, जो बाकी पुराने लोग रह गए वो ओ था, और इंदिरा गांधी वाली आर थी। ठीक है, इंदिरा से आर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दो धड़े में बट गई। अब दो धड़े में बट गई, फिर कांग्रेस का आंतरिक चुनाव में नेहरू गांधी, जो इंदिरा गांधी है उसी का पक्ष में आया। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जब आंतरिक चुनाव हुआ कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा या कौन कांग्रेस का मैन रहेगा, तो इंदिरा गांधी के ही पक्ष में आया। ठीक है, किंतु बाकी नेता जो ओ में थे, कांग्रेस तो धड़ा में बटी, जो ओ में थे वो तो कम हो गए। अब जाहिर सी बात है, सरकार में थोड़ी सी कमी आई ना, मतलब सांसदों की संख्या कम हुई, कमजोर हुई ना सरकार, क्योंकि आप जानते हैं संविधान संशोधन करने के लिए जितना बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए तो 50% चाहिए, मात्र 50% से एक ज़्यादा। लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए उतना से तो नहीं होगा, उसकी प्रोसेस 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, राज्यों में भी होना चाहिए। आप जानते हैं कि 1971 आते आते कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार न बनकर दूसरी सरकार बन गई थी। ठीक है, देखिए तब एम करुणानिधि, डीएमके के, दक्षिण भारत की ये पार्टी है डीएमके की एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो फिर उनके सपोर्ट से ही इंदिरा गांधी कई कानूनों को बनाए भी, पास भी की। ठीक है, 1971 में कौन कौन सा संविधान संशोधन आया आप देख ही रहे हैं, फिर 24वां, 25वां, 26वां, 1971 में इतना संशोधन आया। बताइए ये सब क्या है, इनके सपोर्ट से इंदिरा गांधी ने इतनी कानून को पास कर दी फिर भी। ठीक है, गोलकनाथ मामले, 24वां संशोधन को बदलने के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए 25वां संशोधन की। ठीक है, और 26वां संशोधन किस लिए की, राजाओं महाराजाओं के जो अभी भी पेंशन मिलते थे, प्रीवी पर्स, वो खत्म करने के लिए। ठीक है, 24वां गोलकनाथ मामला को पलटने के लिए की, क्योंकि गोलकनाथ मामला में हमने आपको बताया कि कहा था कि अनुच्छेद 13 से 368 बाहर नहीं है। अगर आप मूल अधिकार का हनन करेंगे
तो 368 के तहत बनाया गया संविधान संशोधन भी उस सीमा तक अमान्य होगा जहां तक कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए 24वां संशोधन लाया गया। 25वां किसके लिए लाया गया? बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए। 26वां किसके लिए? राजाओं महाराजाओं के पीवी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मैंने शॉर्ट में बता दिया है, आगे स्लाइड में है, या आप गूगल करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, गोलकनाथ मामला को खत्म करने के लिए 24वां संविधान संशोधन यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया। ठीक है, कैसे कि केरला का लैंड रिफॉर्म जो था, वही केरला जहाँ के केशवानंद भारती मामला फिर केस आया, तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म जो हुआ तो वो 29वां संविधान संशोधन करके, यही 29वां संविधान संशोधन केरला के लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 29वां, ठीक है, कहाँ से? केरला के लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, 29वां संविधान संशोधन करके इसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया। देखिए, हम आपको दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि कुछ मुख्य पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 9th शेड्यूल में डालने से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा के, न्यायिक समीक्षा के दायरे से वो अब बाहर हो गया। ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ कमजोर कर दिया, न्यायिक समीक्षा वो कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो केरला के लैंड रिफॉर्म को वहां डाला गया। अब इसी के तहत क्या हुआ, वही आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन कर दिया गया। आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन कर दिया गया। इसके तहत देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कितना कमजोर करने की बात हो गई। आर्टिकल 13 में जो लिखा है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी ऐसा संविधान संशोधन उस सीमा तक अमान्य होगा जहां तक कि वह मौलिक अधिकार का हनन करता हो। ठीक है, उसी में 13 में ही अनुच्छेद एक और इन्होंने जोड़ दिया, 13(4), इस संशोधन के तहत 13(4) जोड़ दिया गया। उसमें क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, कलम कॉपी लिए रहिए, आप जो मौखिक हम बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए, क्योंकि 13(4) आप नोट कर लेंगे सिर्फ मेन पॉइंट को, आप गूगल करके बाद में 13(4) देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कि क्या था। ठीक है, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट करते रहिए कि देखिए 29वां संविधान संशोधन में 13(4) एक पॉइंट जोड़ा गया, अनुच्छेद 13(4). तो 13(4) में क्या था, सीधा सीधी शॉर्ट में आप समझिए कि इसका कोई संबंध 368 से नहीं है। मतलब जो 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन करती है, तो 13(4) में यही कहा कि ये 368 से कोई संबंध नहीं, मतलब 368 अलग है और ये अलग है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये कर दिया। और 368 में भी लिख दिया उन्होंने कि 13 से इसका कोई संबंध नहीं है। 368 में लिख दिया 13 से कोई संबंध नहीं है, और 13(4) में क्या लिख दिया कि 368 से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये दोनों को अलग कर दिया। अब ये क्या बात हुई, अगर ऐसा है दोनों को अलग कर दिया तो सर्वशक्ति जो है, सर्वशक्ति वो संसद को प्राप्त हो गया। अब जो चाहे सो कानून को बदल सकती है। ठीक है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया नहीं जा सकता है, संविधान को ही बदल सकती है। ठीक है, इसी के साथ 25वां अमेंडमेंट 31C में भी किया। ठीक है, 31C जो हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, उसमें भी एक 31C 25वां अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 25वां। ठीक है, तो यदि कोई कानून बनाया जाता है तो 39B(C) के पक्ष में, तो उसे आर्टिकल 14, 19, 31 के बेस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। देखिए, हम DPSP की बात वहाँ किए थे ना, तो देखिए सरकार के पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो फंडामेंटल राइट है जो नागरिकों को मिला हुआ है, एक DPSP है। ये क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, पॉलिसी मतलब कि सरकार को, राज्य मतलब कि राज्य सरकार हुआ या केंद्र सरकार हुआ। राज्य का अर्थ होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या ग्राम की गांव पंचायत भी राज्य है। ठीक है, राज्य का अर्थ यहाँ ये होता है। राज्य का अर्थ ये बिहार झारखंड नहीं है, यहाँ पे राज्य मतलब जो शासन कर रहा है। तो इसमें क्या है
डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसमें क्या है कि सरकार को कुछ ऐसी मुद्दा इसमें दी गए हैं जिसके आधार पर सरकार को कानून बनाना है, और ये कानून किसके लिए है? जनता की भलाई के लिए है। डीपीएसपी में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि भारत की उस टाइम में परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि समान नागरिक संहिता सिविल कोड की बात है, अनुच्छेद 44 डीपीएसपी में ही है। क्या संभव है कि भारत में इतने सांप्रदायिक धार्मिक अलग लोग रहते हैं, उस सभी के लिए सिविल कोड शुरू से ही बना दिया जाए, मौलिक अधिकार दे दिया जाए? ये संभव नहीं था। तो इसने डीपीएसपी में ऐसी चीज़ों को रखा गया जो उस टाइम में लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके आधार पे सरकार आगे भविष्य में कानून बनाते रहेगी। ठीक है, तो इसमें यही अमेंडमेंट उन्होंने 31C में डाला कि यदि कोई कानून 39B के पक्ष में हो, 39B वही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून है ये सब। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म के जो कानून लाया गया था केरला में, पंजाब में, राजस्थान में, तो उसी से रिलेटेड ये है कि अनुच्छेद 14 मतलब समानता के अधिकार, समता के अधिकार, ये जो भी हैं, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये चेंज कर दिया गया। ठीक है, संशोधन कानून, संविधान संशोधन के तहत ये बना दिया गया। अब जब 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, संविधान में ही संशोधन कर दिया गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं रहा न्यायिक समीक्षा की, तो फिर वही बात हो गई, फंडामेंटल राइट का हनन होगा और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मामला आया फिर केरल का। केरल के कौन थे? वहाँ के मठ के न्यायाधीश शंकराचार्य। ठीक है, मठ के संपत्ति के मैनेजमेंट के अधिकार को छीन लिया गया इसी कानून के तहत इनसे। केरला का जो लैंड रिफॉर्म था उसके तहत मठ के अधिकार का, संपत्ति का अधिकार जो उन्हें था मैनेजमेंट करने का। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अनुच्छेद 368, यही सब की विवाद इसमें है और कुछ है नहीं इसमें। बस आप थोड़ा सा समझ लेंगे इन सब चीज़ों को, बहुत इजी है केशवानंद भारती। ठीक है, नहीं तो कितने अलग अलग कोचिंग सेंटर का क्लास लोग लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली जाकर भी क्लास लेते हैं। उनसे लास्ट में आप कंक्लूजन पूछे कि भाई केशवानंद भारती का क्या मतलब था, तो बता देंगे उसमें बेसिक ढांचा दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात है उसमें। अरे भाई बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, एक शब्द है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन क्या वो आप समझे कैसे कैसे मामला इसका बना, कैसा इसका पृष्ठभूमि बना? तो वही केशवानंद भारती साहब का जब ये मैनेजमेंट का अधिकार छीना गया, चलिए टॉपिक पे चलते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। अब इन्होंने गोलकनाथ मामला का हवाले दिया। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या किया इन्होंने कहा, गोलकनाथ में जो पहले अब जानते हैं गोलकनाथ मामला को ख़त्म कर दिया गया था 24वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो इन्होंने गोलकनाथ मामला का हवाला दिया। ठीक है, और 24वां 25वां संविधान संशोधन को भी इन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, क्योंकि गोलकनाथ मामले को 24वां के तहत खत्म कर दिया गया है, तो गोलकनाथ मामला का आधार दिया और 24वां संविधान संशोधन को इन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, 29वें अमेंडमेंट को भी चुनौती दी इन्होंने। 29वां अमेंडमेंट में क्या था, अभी आपको बताया है ना क्या था, अब बताइए। 9th शेड्यूल में जो केरला के भाई गोलकनाथ मठ के जो मामला है, शंकराचार्य जी थे, ये केरल में ही थे ना, तो केरल के जो लैंड रिफॉर्म है ये 29वां संविधान संशोधन के तहत ही तो 9th शेड्यूल में डाला गया था। 9th शेड्यूल में डालने से न्यायिक समीक्षा से परे हो गया था, तो इसको भी इन्होंने चैलेंज किया। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बातें लागू होंगी, सरकार कमज़ोर की ओर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हावी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में पूर्णतः अपने पक्ष में फैसला रखा और सरकार के पक्ष में नहीं, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने संतुलन बनाया। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये फैसला 7-6 के बहुमत से आया था। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से आया था। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बैठाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के फैसले में, चलिए अब अंतिम ही है, ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के फैसले जो पूर्णतः सरकार के अधिकार को समाप्त कर दिया था, गोलकनाथ मामला में सरकार के अधिकार समाप्त कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 9 शेड्यूल में शामिल हो गया था, जिसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती है 9 शेड्यूल से। तो वो जो अधिकार समाप्त कर दिया गया था, इससे सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाने में, तो देखिए इसमें क्या है, गोलकनाथ में क्या हुआ था, गोलकनाथ मामला में क्या हुआ था कि सरकार के अधिकार को गोलकनाथ मामला में खत्म कर दिया गया था वहाँ पे कि भाई आपने कानून गलत बनाया है। पूर्व के कानून तो मान्य होंगे, लेकिन आज के बाद इस तरह से सारे बने कानून अमान्य हो जाएंगे आर्टिकल 13 के उस सीमा तक जहाँ तक मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को लोगों के लिए योजनाएं बनाने में दिक्कत होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संतुलन बनाती है, वही बात हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे खारिज नहीं किया उन्होंने केशवानंद भारती में सरकार को पूर्णतः, यहाँ पे उन्होंने क्या संतुलन बनाया, देखिए कि इससे गोलकनाथ मामला, देखिए बल्कि गोलकनाथ मामला में सरकार को पूर्णतः खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपने जो भी योजनाएं बनाया है अनुच्छेद 13 के उस सीमा तक उल्लंघन के आज के बाद बने सारे कानून अमान्य हो जाएंगे उस सीमा तक, ठीक है, पूर्ववत वाला लागू रहेंगे, ठीक है। इसलिए पूर्व के बनाए गए संशोधन, पहला संशोधन ये सब मान्य रह गए थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि लोगों के लिए योजनाएं बनाने में दिक्कत होंगी, तो हमें संतुलन बनाना होगा। तो संतुलन बनाते हुए ही, इसी संतुलन को बनाने के लिए, अब देखिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सरकार को खारिज किया गया है, उनका इनके बीच के ये संतुलन को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया। यही मेन था पॉइंट, अब पहुँच चुके हैं हम लोग। बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा, ठीक है। यही मूलभूत ढांचा का सिद्धांत इसमें दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 24वां, 25वां, 29वां तीनों संशोधन सही हैं। 24वां, 25वां, 29वां तीनों को सही बताया, जबकि केशवानंद भारती के वकील जो थे इसको भी चैलेंज किए थे, 25वां को भी किए थे, 29वां को भी किए थे, लेकिन इसमें फैसला क्या आया, इसको सही बताया गया, ठीक है। और पूर्व के सज्जन सिंह के शंकरी प्रसाद के जो मामला था, सज्जन सिंह का और शंकरी प्रसाद का मामला था, उसको बरकरार रखा, ठीक है, और गोलकनाथ को खारिज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कहा कि संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, ये संसद की पावर है। मतलब 362 को यहाँ पे संविधान के पक्ष में बोला कि आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, एक शर्त है कि संविधान को फिर से आप लिख नहीं सकते, मतलब वही बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान को लिखने का अधिकार सिर्फ किसके पास था, संविधान सभा के पास था। आप तो संसद है ना, संविधान सभा नहीं है, ठीक है। नया संविधान लिखने का जो अधिकार था वो संविधान सभा के पास था, ठीक है। और आप तो संसद हैं, संविधान सभा नहीं है, ठीक है। तो आप नया कोई कानून नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नया कानून नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है कि इसकी कुछ मूलभूत ढांचा है, बेसिक चीज़ें हैं, वो आप नहीं बदल सकते हैं। बस यही बात इसमें थी। और अतः यहाँ से आया बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। सुप्रीम कोर्ट सभी संशोधन को रिव्यू कर सकती है अब, क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूला के आधार पे सभी को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, कि वो ये देख सकती है कि क्या आपने बेसिक स्ट्रक्चर का तो उल्लंघन नहीं किया है। और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजों को नियुक्ति से जो कॉलेजियम व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था उसको खारिज कर दिया, इसी मूलभूत ढांचा को उल्लंघन मानते हुए, ठीक है। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीकरी साहब थे, ठीक है, जिस टाइम में ये गोलकनाथ का मामला आया था। तो दोस्तों आपने कितने अच्छे से समझा सेशन को, आप कमेंट में बताइएगा। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, अनुच्छेद 13, 368, ये दो चीज़ में विवाद था। फिर क्या है, सरकार को क्या करना है, एक तो मूल अधिकार है नागरिकों का और दूसरे क्या है, डीपीएसपी। अब दोनों में उनको संतुलन बनाना है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है कि इसके आधार पे आप कानून फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं कर सकते इसको लागू करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो
लैंड रिफॉर्म है वो डीपीएसपी में ही शामिल है। उसके आधार पे कानून बनाया और उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया, लोगों से जमीन छीनने लगे जो कि मौलिक अधिकार था। यही तो बात थी। तो इस तरह से बनते बनते लास्ट में क्या किया, 9th शेड्यूल में डाल दिया यहाँ तक कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून को, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा भी न कर सके। तो इन्हीं सब का आपने देखा, सरकार मजबूत होती है तो कोर्ट कमजोर हो जाती है, ये लागू हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट बैलेंस बना के वही बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला लाया। ठीक है, तो आज भी हालांकि कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कुछ लोग क्रिटिक्स करते हैं, तो आप लिखिएगा इस पे 250 शब्दों में, यूपीएससी मेंस में जैसा कि आता है आप लिखिएगा वहाँ पे कि संविधान केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा का जो सिद्धांत है, क्या वह सामान्य लोगों के लिए उपयोगी है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने हित के फैसलों में सिर्फ इसे प्रयोग करती है। समीक्षा कीजिएगा इसको, आप बस मन में थोड़ा सा सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि इसका बेसिक ढांचा क्या है, क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करती है कि बेसिक ढांचा क्या होगा। वो निर्धारित करके नहीं दिया है, समय समय पे जब ऐसा आएगा कोई भी मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगी कि ये भी बेसिक ढांचा का उल्लंघन है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो चलिए, आप समझ गए मामला यहाँ क्या था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सरकार, संसद, बस इसी से रिलेटेड था। फिर लास्ट में मूलभूत ढांचा यहीं से आ जाता है। चलिए, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।